हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट्स बाय एन के पर पार्ट ऑफ स्पीच। संडे को मैंने बोला था इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो आज लेकर आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच के आठों भेद जानेंगे और आठों भेद का हिंदी और इंग्लिश दोनों के रूप में सारा चीज़ उनका भी भेद जानेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में विथ एग्जाम्पल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, सारा पार्ट ऑफ स्पीच का जितना सारा भेद है सबका एक ही बार में सारा चीज को समेट लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए नोट्स की तरह ही लिखाते हैं, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ वैसे लिखिएगा। There are 8 types of part of speech। इसको हिंदी में बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार कौन कौन होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार कौन कौन होते हैं? ठीक है, ये हमने लिख दिया। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन बना के लिखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार कौन कौन है। ठीक है, तो चलिए पहला लिखते हैं। पहला हमारा है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। नंबर तीसरा वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, नंबर 4 एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। 4 नंबर में होगा एडजेक्टिव। ठीक है, 4 नंबर में एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण। ठीक है, विशेषण। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ सारा चीज उसी प्रकार से लिखिएगा। एडजेक्टिव क्या होगा हमारा? एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब बोले तो क्रिया विशेषण। ठीक है, नंबर 6 में हमारा क्या आएगा? प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। नंबर 7 में आएगा हमारा कंजक्शन। नंबर 7 में क्या आएगा? कंजक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में लिखेंगे संयोजक। ठीक है, संयोजक। नंबर 8 में आएगा हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार ये हुए। ठीक है, पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। नाउन के भी अंदर पार्ट होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे, उनका भी डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। सारा 8 चीज इसी प्रकार से पढ़ेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज आइए शुरू करते हैं नाउन। नाउन, ठीक है, नाउन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नरोत्तम कुमार। आपको सारा चीज इसका मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, और शॉर्ट्स वीडियो और रील्स के लिए इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टा पर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, वीडियो के बारे में। और पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर। कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप पर। और नोट्स मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है। ये तीनों चीज़ याद रखिए। तीनों चीज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। नाउन, ठीक है। इसका हिंदी में परिभाषा हो जाएगा, संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भावना का नाम बताता है। संज्ञा वैसा शब्द है, संज्ञा वैसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भावना का नाम बताता है, उसे हम नाउन कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन इंग्लिश में जानते हैं। ये था संज्ञा का डेफिनेशन, इसका था संज्ञा का। अब जानेंगे इंग्लिश में डेफिनेशन। नाउन, ठीक है। तो नाउन कहा जाएगा ए नाउन, ए नाउन, ए नाउन is a word that names a person, place, thing, animal, और आइडिया, ठीक है। It's called noun, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम। संज्ञा वैसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भावना का नाम बताता है। यानी संज्ञा वैसा शब्द है जो किसी व्यक्ति का नाम राम, रपेश, सुरेश, मोहन, जो व्यक्ति का नाम बताए, ठीक है। व्यक्ति का एक एग्जांपल हो जाएगा सोहन, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद बताता है वस्तु, किसी का नाम वो संज्ञा कहलाता है। मोबाइल, तो मोबाइल संज्ञा, इंक संज्ञा, बोर्ड संज्ञा, जो भी होता है जिसका नाम होता है वो संज्ञा होता है। सीधा सीधी आप नाउन का एक शॉर्ट परिभाषा जान सकते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप जिस किसी का नाम ले लीजिए वो संज्ञा कहलाएगा, जिसका नाम है वो संज्ञा है, ठीक है। जैसे व्यक्ति में आ गया सोहन, वस्तु में क्या आ जाएगा? वस्तु में आ जाएगा बोर्ड, ले लीजिए बोर्ड। उसके बाद स्थान आप जहाँ रहते हैं, स्थान मान लीजिए मुंबई, ठीक है। उसके बाद आता है पशु का नाम, पशु यानी मान लीजिए कुत्ता। उसके बाद भावना उसको बोलते हैं
जो अंदर से प्रकट होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे गुस्सा, नफरत, प्रेम, ये सब भावना में आता है। ये सब के जो भी नाम बताता है वो संज्ञा कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हिंदी में एग्जाम्पल। अब इंग्लिश वाला देख लीजिए। ए नाउन इज अ वर्ड दैट्स नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। सेम टू सेम इसी का इंग्लिश है। ठीक है, इट्स कॉल्ड नाउन। इसका देखिए, इसका भी यही होगा, पर्सन, पर्सन में सोहन। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लेस, प्लेस में हो जाएगा, हमने मुंबई लिया था, अभी ले लेते हैं बिहार, बिहार। उसके बाद थिंग, वस्तु, वस्तु में ले लीजिए इंक, इंक। एनिमल, एनिमल में ले लीजिए कैमल, कैमल ऊंट को बोलते हैं। और आइडिया, आइडिया बोलिए, हाँ आइडिया, आइडिया को बोल सकते हैं लव, लव यानी प्रेम। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, इटीसी, इटीसी इत्यादि। ठीक है, ये हो गया संज्ञा का डिफिनेशन। संज्ञा को समझ गए होंगे, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जिसका नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। सिंपल आप समझिए। ठीक है, एक हिंदी में एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम पढ़ाई कर रहा है, राम पढ़ाई कर रहा है, राम पढ़ाई कर रहा है। और एक इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में हमारा हो जाएगा द डॉग इज, द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, बार्किंग यानी भौंकना होता है, बार्किंग यानी क्या होता है, भौंकना। ठीक है, राम पढ़ाई कर रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, राम। तो राम यहाँ पर नाम है, इसमें नाम कौन सा है, राम है, राम हो जाएगा नाउन। ठीक है, इसमें कौन सा है, इसमें राम क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, डॉग, इसमें कौन भौंक रहा है, कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता किसी का नाम है, बैल, भैंस, गाय हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल लिए हैं कुत्ता, डॉग इज बार्किंग, डॉग हो जाएगा नाउन। ठीक है, ये हो गया हमारा नाउन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ, नाउन के प्रकार। अब हम आगे पढ़ेंगे नाउन के, नाउन के प्रकार। चलिए इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको नाउन पढ़ाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार, कॉपी पर आप लिखिएगा, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड होता है, प्रॉपर नाउन के बाद सेकंड आता है हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4, कलेक्टिव नाउन के बाद होता है, कलेक्टिव के बाद होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नंबर 5, नंबर 5 में होता है हमारा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका हिंदी में डिफिनेशन हो जाएगा वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जो किसी खास, जो किसी खास नाम को, जो किसी खास नाम को, किसी खास वस्तु को, स्थान को दर्शाता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, ए प्रॉपर नाउन रिफर्स टू स्पेसिफिक यानी होता है वही, खास बोलिए या विशेष बोलिए, दोनों बराबर चीज है। स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, If proper noun refers to a specific name of a person, place or thing is called proper noun, ठीक है, ये हिंदी ये इंग्लिश में हो गया। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल सीधा साधा हो सकता है, वैसे संज्ञा जो किसी खास नाम को, यानी किसी का खास नाम, तुम मैं, ये सब कोई खास नाम नहीं होता। खास नाम हुआ जैसे मेरा नाम नरोत्तम कुमार, आपका नाम मोहन, राम, सोहम, कुछ भी हो सकता है। वैसे जो एक नाम विशेष नाम हो उसे हम प्रॉपर नाम कहेंगे। वस्तु जैसे कि इसको रेड पेन बोल सकते हैं, रेड पेन, ठीक है, नहीं कि इसको सिर्फ पेन बोलेंगे तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, इसको बोलेंगे रेड पेन, ठीक है। और आप बोल सकते हैं जैसे सन, सूर्य एक खास चीज है, ठीक। उसी प्रकार अब इसका एग्जांपल देखते हैं। रवि स्कूल गया, क्या है, रवि स्कूल गया, इसमें क्या चीज खास आया, रवि नाम खास है तो यह प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं एक चीज और, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, इसमें क्या चीज खास आया, ताजमहल क्या आप इसको ताजमहल बोल सकते हैं, इसको ताजमहल बोल सकते हैं, नहीं। तो यह ताजमहल जो हो गया, यह हो गया प्रॉपर नाउन, जो किसी खास नाम, खास वस्तु, खास जगह जैसे बोल सकते हैं द मुंबई, द दिल्ली, द न्यू दिल्ली, द बिहार, ठीक है। जो किसी खास चीज का नाम हो, ठीक। जैसे मैं बोल दूं तुम, तो क्या सिर्फ आप ही को बोल रहा हूँ, आप बहुत सारे देख रहे होंगे, तो किसी एक को मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, तुम बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं बोल दूँ राम, तो जो राम होंगे वो ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो चलिए अगला है हमारा क्या है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए बिना देरी किए हुए जातिवाचक संज्ञा को स्टार्ट करते हैं। आइए कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो। लड़का दौड़ रहा है, यानी इसमें वो होता है कि समूह का बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है, उसके जाति को। यानी जैसे मैं बोल दूं लड़का, तो आप लड़के हैं, जैसे मैंने बोल दिया आप लड़के हैं, तो जितने सारे लड़के होंगे वो सब इसमें आ गए, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोल दूं तुम लड़की हो,
तो जितनी सारी लड़कियां देख रही होंगी वो लड़की हो जाएगी, ठीक है। तुम महिला हो, जो महिला देख रही होंगी वो महिला सभी आ जाएंगे, तो उसमें जाति होंगी, ठीक है। अब इसे मैं बोल दूं हाथी, तो हाथी का जितना सारा जो रहे सबको हाथी बोलेंगे, वो जाति में आ जाएगा। लेकिन हाथियों का झुंड, अगर हाथियों का झुंड बोलेंगे तो वो आ जाएगा समूहवाचक में, ठीक है। चाबी का गुच्छा वो आ जाएगा समूह में। अगर मैं सिर्फ बोल दूं चाबी, तो जितनी सारी एक एक करके तुम मुझे चाबियां दिखाओगे वो हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हो सकता है वैसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु का सामान्य नाम हो, ठीक है। ये हो गया हिंदी में। अब इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में जाएगा ए कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ people, place or thing, यानी सीधा सीधी कहना है वैसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम हो। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि मैं बोल दूं ये पेन, तो ये पेन अकेला हो जाएगा। मैं बोलूंगा रेड पेन, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। अगर मैं 3-4 रख लूं, सिर्फ बोलूं कि ये पेन, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। अगर मैं एक साथ दिखाऊंगा पेन्स, तो ये हो जाएंगे समूहवाचक, ठीक है। याद रखिएगा, पेन बोला तो ये सभी आ गए पेन में। अगर मैंने बोला ब्लू पेन, तो ये प्रॉपर में आ गए। ये ग्रीन पेन, तो ये प्रॉपर में आ गए। अगर मैं बोलूं पेन का झुंड है, ये पेन का गिट्ठा है, तो ये हो जाएगा हमारा समूहवाचक, ठीक है। कॉमन नाउन को हमने समझ लिया। अब इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा बॉय, कैट में जितनी सारी बिल्लियां हैं सारी आ जाएगी, ठीक है। वस्तु में आ जाएगा पेन, और क्या है स्थान में आप ले सकते हैं जैसे कि स्कूल, वह स्कूल गया। स्कूल, मेरा स्कूल, आपका भी कोई स्कूल होगा, उसी प्रकार से स्कूल को सब जगह होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब तीसरा बढ़ते हैं हम कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, ठीक है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसी संज्ञा जो एक इकाई के रूप में दर्शाए, ठीक है, दर्शाए। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए कलेक्टिव नाउन refers to a group considered as a single unit। कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉमन नाउन में कुछ समूहवाचक के बारे में बताया। पेन, रेड पेन हो गया सिर्फ प्रॉपर नाउन। अगर मैं सिर्फ बोलूँ पेन, जितनी सारी पेन होंगे सारे आ जाएंगे इसमें जातिवाचक में। अगर मैं बोल दूं पेन का झुंड है ये, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो आगे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा।
द क्राउड वाज शूटिंग, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्राउड। क्राउड भीड़, भीड़ को कहते हैं क्राउड, ठीक है। टीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीम, ठीक। क्राउड को भीड़ बोलते हैं, टीम को दल बोलते हैं, ठीक है। और भी हो जाएगा, और क्लास, क्लास हमारा इसी में आएगा, वर्ग या कक्ष बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, इसी में आएगा। क्लास शांत थी, तो क्लास शांत नहीं थी, क्लास में जो बैठे हुए थे वो शांत थे, ठीक है। क्या बैठेंगे, स्टूडेंट बैठेंगे, तो स्टूडेंट अगर बोलूं तो आ जाएंगे इसी में, स्टूडेंट ऑफ अ ग्रुप, स्टूडेंट का एक ग्रुप, स्टूडेंट का एक ग्रुप आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में। अगर मैं सिर्फ लिखूँ स्टूडेंट तो वो आ जाएंगे कॉमन नाउन में, स्टूडेंट कॉमन नाउन, स्टूडेंट का ग्रुप आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। ये तीन चीजें हमने पढ़ ली। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसको बोल सकते हैं भाव, यानी किसी का भाव बताना, ठीक है। ईमानदारी, खुशी, डर, सफलता, दर्द, इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जो भाव, गुण या स्थिति को दर्शाए, को दर्शाए, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। वैसी संज्ञा जो भाव, गुण, स्थिति को दर्शाए जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी को हम छू सकते हैं, नहीं। खुशी, खुशी को छू सकते, खुशी नाम नहीं, ये खुशी हो गया जैसे कि आपके चेहरे पर मुस्कान, वो वाला खुशी। क्या आप खुशी को छू सकते हैं, नहीं। क्या आप भाव को छू सकते हैं, भाव तो हो गया यह। गुण या स्थिति, गुण ईमानदारी का हो गया, स्थिति हो गया, मूड हो गया आपका, हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, यही सब हो गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या लिखेंगे, एन एब्स्ट्रैक्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम, नेम क्वालिटीज, क्वालिटीज, फीलिंग्स, फीलिंग्स और फीलिंग्स और स्टेट्स we cannot touch, we cannot touch। an abstract noun name qualities, feelings और state we cannot touch। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल हो जाएगा ईमानदारी, ईमानदारी, खुशी, दर्द, उदास, नफरत, चाह, ठीक है, सफलता, डर, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं पेन, दर्द, हैप्पी, ठीक है, सैड, हेट, लव, सक्सेस, 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 इटीसी। तो अब नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर समझ के, 5 देखते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। नंबर 5 मटेरियल नाउन, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, तो यही था, यह हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल मतलब द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। डेफिनेशन हिंदी में इसका हो जाएगा वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जो किसी वस्तु पदार्थ का नाम बताए, जो किसी वस्तु पदार्थ का नाम बताए जिससे अन्य वस्तुएं बनती है
और उन्हें गिना नहीं जा सके, सिर्फ तौला जा सके। आप क्या क्या चीज को तौल सकते हैं? पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वैसी संज्ञा जो किसी वस्तु को तौला जा सके, गिना नहीं जा सके, ठीक है, जिसे गिना नहीं जा सके और जिससे अन्य वस्तुएं बनती है, जिससे अन्य वस्तुएं बनती है। अन्य वस्तुएं बनना जैसे कुर्सी से अन्य चीजें जैसे बनने, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, कुर्सी बनता है, उसी को बोलते हैं। इसका इंग्लिश में हो सकता है, इसका इंग्लिश ए मटेरियल नाउन रिफर्स टू substance used to make other things, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे बोलते हैं जिसे हम सिर्फ तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। चीनी जैसे ले लीजिए, चीनी को आप गिनिएगा, 3-4 लिख करके गिन लीजिएगा, 1 2 3 10 20 को गिन लीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा 1000 तक गिन लेंगे। अगर मैं आपको एक मुट्ठी लाकर दे दूं, क्या आप उसे गिन पाएंगे? गिन लेंगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसको द्रव्यवाचक में रखा गया है। तेल दे दूं, क्या आप एक एक गुण करके नाप सकते हैं? पानी दे दूं, क्या आप उसको नाप सकते हैं? तौल सकते हैं, लेकिन उसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा वाटर बोले तो पानी, ऑयल बोले तो तेल, ठीक है। और जैसे हमारा सकता है शुगर, हो सकता है मिल्क अर्थात दूध, ठीक है। और फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नाउन के 5। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार पहले लिख लेते हैं। प्रोनाउन क्या, पहला प्रकार का नाम हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को बोल सकते हैं आप हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा, पर्सनल प्रोनाउन के बाद आप बोल सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बोल सकते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। नंबर 3, पॉजेसिव के बाद हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हो जाएगा हिंदी निजवाचक सर्वनाम। नंबर 4 हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बाद हो जाएगा 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हो जाएगा 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हिंदी में इसको बोल सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और है, देख लेते हैं। हाँ, एक है रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। 7वां इनडेफिनिट प्रोनाउन। 7वां इनडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो प्रोनाउन के बारे में पढ़ाता हूँ, उसके बाद इन सब के बारे में पढ़ाता हूँ। चलिए प्रोनाउन का डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में समझते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। यानी सर्वनाम उसको कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा किसको कहते हैं? नाम ही को संज्ञा कहते हैं। जो नाम के स्थान पर प्रयोग हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि राम स्कूल गया। राम स्कूल गया, वह बहुत मेहनती है। मैंने ये नहीं बोला राम स्कूल गया, राम मेहनती है। बार बार राम नहीं लिखा जाता है। एक बार लिखिए राम स्कूल गया, फिर लिखिए वह मेहनती है। एक ही चीज को एक सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता है एक ही नाम को, ठीक है। तो प्रोनाउन को डिफिनेट करते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द होता है। प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द होता है। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ताकि बार बार दोहराना ना पड़े। इंग्लिश में लिख सकते हैं ए प्रोनाउन इज वर्ड। ए प्रोनाउन is a word used in place of a noun to avoid repetition। यानी a person is a word used in place of a noun to avoid repetition। यानी एक ही चीज को, जैसे मैंने अभी बताया कि बार बार दोहराया ना जा सके, उसी को बोलते हैं अवॉइड रिपीटेशन, ठीक है। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आए, यानी एक ही चीज को बार बार नहीं लिखा जा सके। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल लिख लिया था, राम स्कूल गया। राम वेंट टू स्कूल। यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ के बाद अगर मुझे लिखना रहे राम क्या है? मेहनती है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता हूँ राम मेहनती है। राम स्कूल गया, राम मेहनती है, एक ही चीज को नहीं लिखेंगे। उसके जगह पर इसको सुटेबल बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वह का। वह मेहनती है, क्योंकि यह जो यहाँ पर नाम आता है राम का, यहाँ पर आ गया हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम होता है वह, तुम, मैं, वे लोग, हम होते हैं सर्वनाम।
ठीक है। इसी को सुटेबल बनाने के लिए, जैसा मैंने अभी बोला, इसी को सुटेबल बनाने के लिए राम स्कूल गया, राम मेहनती एक जगह पे लिखने पर यह कारण था कि इसको सुटेबल बनाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन का डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में विथ एग्जाम्पल। और हम अब इस सातों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जो किसी व्यक्ति का संकेत करता हो, जो किसी व्यक्ति को संकेत करता हो, यानी जो किसी व्यक्ति को संकेत करता हो, जो किसी व्यक्ति को संकेत करता हो, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे ए पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड बी यूज एज अ सिंपल substitute for the proper noun, proper name of a person। ठीक है। पर्सनल नाउन इज अ शॉर्ट वर्ड। पर्सनल प्रोनाउन जो है एक शॉर्ट वर्ड है, यानी छोटा शब्द है। वी यूज अ सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का नाम एक छोटे शब्द में बुलाना ही एक क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूं राम लक्ष्मण, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं दे। राम और लक्ष्मण इन दोनों को एक चीज में मैं कन्वर्ट कर दिया, दे में। दे मतलब वे लोग। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि राम और श्याम खेल रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दे आर प्लेइंग। ठीक है। अब जैसे लिख सकते हैं इसको, इसका क्या क्या होता है? इसका होता है आई, यू, ही, सी, इट, बी, दे। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब वह, बी मतलब हम लोग, दे मतलब हम लोग। ठीक है। यह लड़की के लिए आता है, यह लड़का के लिए आता है, या प्राकृतिक चीज के लिए आता है। ठीक है। दे मतलब वे लोग। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूँ राम, राधा, सीता, मोहन, गोपाल और भी 10-20 नाम लेकर बोलता रहूं, उसके बाद बोलूँ वे लोग खेल रहे हैं, और मैं बस बोल दूं कि दे का हिंदी क्या होता है? वे लोग बस खेल रहे हैं। ये हो गया एक शॉर्ट वर्ड में, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे वर्ड में चलते हैं। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं हो गया मेरे पर, नाम लेकर नहीं बोला, मैं बोला, तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नाम लेकर नहीं बोल रहा, तुम कहाँ जा रहे हो? वह मेरा मित्र है, वे स्कूल जा रहे हैं, हम जल्दी लौटेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है। परिभाषा हो सकता है जो किसी चीज पर अधिकार को दर्शाए, जो किसी चीज पर अधिकार को दर्शाए। ठीक है, दर्शाए। इंग्लिश में बोल सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा लॉन्ग इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप इंग्लिश में ही ज़्यादातर नोट्स बनाते हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो लिख सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप।
ऑनरशिप और बिलोंगिंग। ठीक है, यह अधिकार को दर्शाता है कि वह मेरा चीज़ है, वह तुम्हारा चीज़ है, वह मेरी गाड़ी है, वह तुम्हारी गाड़ी है, वे लोग उनके घर के हैं। ठीक है, ये सब हो गया अधिकार। अधिकार यानी उस पर किसी का अधिकार होना या अधिकार दिखाना, उसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल हो सकता है यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यानी मैं अपना अधिकार किस पर दिखा रहा हूँ, किताब पर, कि यह किताब मेरी है। यह बाइक उसकी है, यह जो बाइक है उसकी है, यह अधिकार उसका बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हिंदी में। निजवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जब कार्यकर्ता और कार्य का प्रभाव एक ही व्यक्ति पर होता है, यानी जो कार्य होता है वह एक ही पर हो, या कार्यकर्ता और कार्य का प्रभाव एक ही व्यक्ति पर हो, यानी जो कार्य रहता है वो किसी भी एक व्यक्ति पर हो, ना कि दो, सिर्फ एक व्यक्ति पर हो। जैसे कि मैंने खुद को देखा, मैंने सिर्फ खुद को, जो सिर्फ अकेला के बारे में बताया जा रहा हो। तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो, तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो, यानी सिर्फ बात तुम्हारे ऊपर आई है, मेरे ऊपर नहीं आई, तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो। तीसरा एग्जाम्पल, वह खुद ही खाना बना रहा है, वह गुस्सा में खुद ही खाना बना रहा है, तो यानी वह गुस्सा में खाना बना रहा है, इसमें वह अकेले बना रहा है, कोई दूसरा साथी नहीं है उसका। उसने खुद से वादा किया, उसने खुद से वादा किया, जहां पर मतलब कोई भी ना आए, सिर्फ अपने बारे में चर्चा चले या किसी ऐसे व्यक्ति पर चर्चा चले जो सिर्फ उसी पर चले, दूसरे पर ना जाए। बिल्ली ने खुद को शीशे में देखा, आपने खुद को आईने पर देखा। क्या आप आईना पर देखते हैं तो कोई दूसरा जना जाता है, आप ही का चेहरा रहता है आईना पर, तो वह हो गया क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें हो सकता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, इसको लिख देते हैं माई सेल्फ, ठीक है, और योर सेल्फ, हिम सेल्फ, और हिम सेल्फ के बाद हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, अब इसका लिख सकते हैं डेफिनेशन। जब कार्यकर्ता और कार्य का प्रभाव, यानी जो कार्य करता है, यानी जो खुद पर दोष लेगा वो व्यक्ति, और जो कार्य है जो बोल रहा है कि मैं खुश हूँ, तो मैं तो हो गया, और खुशी जो है सिर्फ मेरे पास है, तो ये हो गया कार्यकर्ता मैं हो गया, और खुशी जो हो गया कार्य हो गया। ठीक है, जब कार्यकर्ता और कार्य का प्रभाव एक ही व्यक्ति पर हो, एक ही व्यक्ति पर होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चौथे टाइप पे। चलिए आइए देखते हैं चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करता है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। जैसे यह किताब मेरी है, यह स्टूडेंट मेरे हैं,
तो मैं बोल सकता हूँ कि यह जो स्टूडेंट है वह मेरा है। ठीक है, अधिकार नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, संकेत बता रहा हूँ कि वह मेरा स्टूडेंट है, वह मेरी गाय है, वह मेरी भैंस है, वह मेरा बोर्ड है। यह हो गया संकेत। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। यह मेरा निर्णय है, यह मेरा संकल्प है। ठीक है, इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करता हो। इसमें आ जाएगा इंग्लिश में दिस, दैट, दिस, दोज। ठीक है, अब लिखते हैं इसका डेफिनेशन, लिखते चलिए साथ। जो किसी वस्तु या व्यक्ति, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करता है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करता है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करता है वह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहता है। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन is a word used to point out a specific person, place or thing, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बोल ही दिया था, जैसे कि दिस इज माई बुक, यह मेरा निर्णय है, यह मेरा निर्णय है, यह मेरा निर्णय है। यहाँ पर आ जाएगा माई सेल्फ, यह माई सेल्फ। ठीक है, और वह बहुत तेज है, वह बहुत तेज है। दिस इज माई बुक। ठीक है, अब हम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोले तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। जो प्रश्न, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने नोट्स बनाया, क्या तुमने कलम खरीदी, क्या वे लोग पढ़ने गए। ठीक है, कौन आया था, कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, यह किसकी किताब है, तुमने किसकी बात की, तुमने किन किन लोगों से बात की। ये सब हो गए प्रश्न जिसमें पूछा जाए, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए इसका ये डेफिनेशन लिखते हैं। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। क्या? जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन is a pronoun used to ask a question about an unknown noun phrase। ठीक है, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, इसमें आ जाएगा क्या क्या? हु। हाँ, इसमें आ जाएगा
ऐसे इसमें है, इसमें हु, व्हाट, विच, whom, whose। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है, एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, किसने यह किया, किसकी यह किताब है। ठीक है, इसी प्रकार यह हो जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं छठा रिलेटिव प्रोनाउन और छठा और सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए बिना देरी किए हुए इन दोनों को भी देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन छठा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, जो दो अलग अलग हो वाक्य, सेंटेंस, उन दोनों को जो बीच में जोड़ देता हो, किसी नाउन को रेफर करता है, जैसे हु, हुम, हुज, विच, डैट। ठीक है, वह लड़का जो दौड़ रहा है मेरा भाई है, वह लड़का जो दौड़ रहा है। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, मेरा भाई है। ठीक है, इन दोनों को, वह लड़का जो दौड़ रहा है, वह लड़का दौड़ रहा है, एक मेरा भाई है। ठीक है, उसमें एक चीज जोड़ा गया है, जो। ठीक है, वह लड़का दौड़ रहा है जो मेरा भाई है, इसमें दो वाक्य को कौन जोड़ा है, जो। ठीक है, लड़की जिसकी किताब खो गई थी आई थी, इसमें जिसकी आई है। देखिए, लड़की किताब खो गई थी, अच्छा लगा नहीं, लड़की जिसकी किताब खो गई थी वह आई है क्या। ठीक है, यह वही कार है जो मैंने खरीदी। ठीक है, इसको लिखते हैं, इसका इस समझ गए होंगे। द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर, द गर्ल हुज बुक वाज लॉस्ट केम, दिस इज द कार दैट आई बॉट। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जो दो, इसका पहले लिख लेते हैं ये वाला, हु, हुम, हुज, विच, दैट। ठीक है, अब इसका लिखते हैं डेफिनेशन। जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है और किसी नाउन को रेफर करता है, यानी जो कोई नाउन से जुड़ा हो। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज अ रिलेटिव प्रोनाउन is a type of pronoun that introduce a dependent cause and connects it to a main clause। ठीक है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है और किसी नाउन को रिफर करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वह लड़का जो दौड़ रहा है, वह लड़का जो दौड़ रहा है वह मेरा भाई है। इसको और लिख सकते हैं, और हो जाएगा, यह वही कार है
वही कार है जो मैंने खरीदी, जो मैंने खरीदी। ठीक है, तीसरा हो जाएगा बच्चा जो गा रहा था, बच्चा जो गा रहा था वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। यह आपने देखा, बच्चा के बगल में जो, यह के बगल में वही, वह के बगल में लड़, यानी जो नाउन हो, यहाँ पर लिखा किसी नाउन को रेफर करता है, यानी जो नाउन के बगल में आए रिलेटिव प्रोनाउन कहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट 7वां, इसके बाद हो जाएगा हमारा प्रोनाउन खत्म। ठीक है, प्रोनाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को नहीं दर्शाए, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को नहीं दर्शाए, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, क्या आपको पता है कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? कोई आपके घर पर आया, गेट खटखटाया, आपको पता है कि कौन आया है? नहीं पता, उसी समवन। कुछ तो गड़बड़ है, आपको नहीं पता है, कुछ तो गड़बड़ है, जैसे आप बोलते हैं ना दाल में कुछ काला है, उसी प्रकार से। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जो 7वां हो गया इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, लिख सकते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को नहीं दर्शाता है। इसका लिख सकते हैं समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, नहीं दर्शाता है। इसका इंग्लिश में आप लिख सकते हैं indefinite pronoun refers to none specific person, place or thing. Indefinite pronouns refer to none specific person, place और थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं समवन इज नॉकिंग, समवन इज नॉकिंग, समवन इज नॉकिंग, समथिंग इज रॉन्ग, एवरीवन वाज हैप्पी, नोबडी न्यू दैट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए, इसी तरह हमारा हुआ समाप्त प्रोनाउन। अब बढ़ते हैं भर्ब की तरफ। भर्ब यानी क्रिया, इसका भी सारा चीज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भर्ब, क्रिया, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, भर्ब पढ़ रहे हैं तीसरा। ठीक है, भर्ब क्रिया, इसका बोल सकते हैं क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य, अवस्था या होने को दर्शाता है। यानी क्रिया आमतौर के जीवन समझ सकते हैं आप, जैसे दौड़ना, वह दौड़ रहा है, दौड़ना इसमें हो गया भर्ब। वह खा रहा है, खाना, पीना, टहलना, नाचना, गाना, हंसना, रोना। ठीक है, सोना, खेलना, गाना, जाना, देखना, ये सब सारा हो जाएगा भर्ब। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जो कोई कार्य, जो किसी कार्य, अवस्था या होने को
दर्शाता है, को दर्शाता है। ठीक है, इंग्लिश में पहले इसको लिख लेते हैं। A verb is a word, a verb is a word that express an action, a state of being, a state of being or an occurrence। ठीक है, ये हो गया वर्ब का हिंदी इंग्लिश डेफिनेशन। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रोना, खाना, पाना, जाना, नाचना। ठीक है, ये सब सारा जो है वर्ब है। जैसे वह रो रहा है, यह आ गया रोना। वह खा रहा है, वह खा रहा है, खाना आ गया। इसी प्रकार से वर्ब हो गया। अब वर्ब के प्रकार देखते हैं। ठीक है, वर्ब का पहला प्रकार होता है मेन वर्ब। वर्ब का पहला प्रकार मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। अब चलिए डायरेक्ट यहीं समझते हुए चलते हैं। मेन वर्ब आखिर कहते किसको हैं? वो वाक्य में मुख्य कार्य को दर्शाती है। जो वाक्य में मुख्य कार्य को दर्शाती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि गाना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, हंसना। द इम्पोर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस दैट वन दैट टाइपिकल shows द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें यह बता रहा है कि कोई भी क्रिया जो आमतौर के जीवन में होता है, जो मेन वर्ब होता है, जैसे गाना, खाना, रोना, ये सब होता है मेन वर्ब। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जैसे इज, एम, आर, दे, ही, सी, इट। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल आदि, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, जैसे वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, ही इज, ही के बाद इज लगता है। मैं जा रहा हूँ, आई के बाद एम लगता है। चलिए पहला को देखते हैं। पहला हो गया जो वाक्य में मुख्य कार्य को दर्शाता है। जो वाक्य में मुख्य कार्य को दर्शाती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, गाना, खाना, हंसना। मुख्य क्रिया सिर्फ यह नहीं होता है, एग्जाम्पल की मदद से आप समझिए। वह गाना गा रही, जो सिर्फ क्रिया कर रहा हो, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। इसमें सिर्फ वह गाना गा रही है, यह मुख्य क्रिया हुआ। वह हम दौड़े। ठीक है, दौड़ना, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 चीज हो, जिसमें सिर्फ वर्ब को मेन वर्ब माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, विल, शैल। लिख देता हूँ, इज, एम, आर, हैज, हैव, शैल, विल, वाज, वेयर। ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जो मुख्य क्रिया को सहायता करता है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करता हो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, वह पढ़ रही है, सी इज स्टडिंग, आई एम गोइंग, दे हैव अराइव्ड। ठीक है,
शी इज स्टडिंग, ठीक है। यहाँ पर इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, यहाँ पर एम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा, दूसरा समझ चुके होंगे। तीसरा है ट्रांजेटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, जो क्रिया अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट की मांग करता है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था, जैसे वह गाना गा रही है, सब्जेक्ट वह हो गया, वर्ब ये हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो ट्रांजेटिव वर्ब उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट की मांग करता है। जैसे उसने किताब पढ़ी, तो उसने हो गया सब्जेक्ट, और पढ़ना हो गया वर्ब, और यहाँ पर किताब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की मांग करता है उसे हम ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। देखते हैं तीसरा ट्रांजेटिव वर्ब, ट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सकर्मक, सकर्मक क्रिया, जो क्रिया के, जो क्रिया अपने साथ, जो क्रिया अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट की मांग करता हो, ऑब्जेक्ट की मांग करता हो। जैसे वह खाना खाया, इसे बताइए, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया, ठीक है, यह खाया, वर्ब वही हुआ, दोनों, खाना खाया, वह पटना गया। अब देखिए, वह घर में खाना, वह घर में, ये दोनों हो गया वर्ब, खाना खाया, ठीक है, वह हो गया सब्जेक्ट, यहाँ खाना खाया हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये खोजता है ये ट्रांजेटिव वर्ब की हमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला, इनट्रांजेटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, जो क्रिया अपने आप पूरी हो जाती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। सेम टू सेम इसका उल्टा, ठीक है। इनट्रांजेटिव वर्ब क्या लिख सकते हैं? इनट्रांजेटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, इसका उल्टा लिख सकते हैं, जो क्रिया अपने साथ, जो क्रिया अपने आप पूरी हो जाती है, जो ऑब्जेक्ट की मांग नहीं करता है, ठीक है, लिख सकते हैं, जो क्रिया अपने आप पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, ऑब्जेक्ट की मांग नहीं करती, ऑब्जेक्ट की मांग जो नहीं करती है, नहीं करती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये आ जाएगा, वह खाना खाया, इसमें यह गलत होगा, इसमें यह सही होगा, इसमें यह सही होगा, ये गलत होगा। वह सो रहा है, वह सो रहा है, ये हो जाएगा, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है, ये हो गया चौथा। अब देखते हैं पांचवा हमारा हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, संबंध सूचक क्रिया, हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब संबंध सूचक क्रिया, संबंध सूचक क्रिया, जो सब्जेक्ट को उसके बारे में जानकारी से जोड़ता है, जो सब्जेक्ट को उसके बारे में जानकारी से जोड़ती है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, सीम, अफेयर्स, वह डॉक्टर है, मैं खुश हूँ, वे थक चुके हैं, ही इज अ डॉक्टर। यानी जो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसी को कहते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जो सब्जेक्ट के बगल में हो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं, लिंकिंग वर्ब इसको कहते हैं जो सब्जेक्ट को उसके बारे में जानकारी से जोड़ती है, जो सब्जेक्ट को उसके
बारे में उसके बारे में जानकारी से जोड़ती है जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक है, लिंकिंग वर्ब इसी को कहते हैं। इंग्लिश में खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, ही इज गुड, ही इज अ गुड मैन। ठीक है, ही इज, आई एम ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हो। ठीक है, छठा देखते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, छठा लास्ट इसका मॉडल वर्ब, मूड सूचक क्रिया जो संभावना, अनुमति, आवश्यकता, क्षमता दर्शाता है उसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं। जैसे मैं तैर सकता हूँ, वह अपनी क्षमता बता रहा है, मैं तैर सकता हूँ। वह आ सकता है, वह बता रहा है, वह सक्षम है कि मैं आ सकता हूँ वहां पर। और हो जाएगा तुम्हें पढ़ना चाहिए, यह हो गया सलाह देना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमें जाना होगा, यह हो गया आवश्यकता, हमें जाना होगा। ठीक है, आई कैन स्विम, ही मे कम, मे आई गो, यू शुड स्टडी, वी मस्ट गो। चलिए इसको भी लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। चलिए इसको लिखता हूँ, जो संभावना, अनुमति, आवश्यकता या क्षमता दर्शाती है। 6 नंबर मॉडल वर्ब, इसको बोलते हैं मूड सूचक क्रिया। ठीक है, जो संभावना, अनुमति, आवश्यकता, क्षमता दर्शाती है। ठीक है, इसमें हो जाएगा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। ये हो गया हमारा वर्ब खत्म। आपने देखा अभी तक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, 3 चीज हमने देखा बहुत ही डिटेल में। अगली वीडियो में हम बाकी का सभी देख लेंगे क्या क्या है, सारा चीज एग्जाम्पल के साथ। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब यहाँ तक के आप समझ गए होंगे पार्ट 1 में। तो अगली पार्ट हम जल्द लाएंगे, पार्ट 2 अगले संडे को। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।